साथियों, भारत में दो प्रकार की लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई है धार्मिक ध्रुवीकरण की, जो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग चला रहे हैं, बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण से क्या होता है कि हिंदुत्व का नारा देते हैं, हिंदुत्व मजबूत करते हैं, और हिंदुत्व अगर मजबूत हुआ तो हिंदुत्व का जो ठेकेदार है वो ब्राह्मण है। हिंदुत्व का ठेकेदार एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं है। तो हिंदुत्व अगर मजबूत हुआ तो ब्राह्मण मजबूत होगा, और ब्राह्मण अगर मजबूत हुआ तो हमारी जो गुलामी है वो दीर्घजीवी होगी। और वर्तमान में अभी देश इतना खतरे में जा चुका है कि इस धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से भारत का विभाजन होने की संभावना है, जैसे भारत और पाकिस्तान बना, जैसे भारत और बांग्लादेश बना। और इस धार्मिक ध्रुवीकरण में खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन मुसलमान निशाना नहीं होता है। बहुत खास बात बता रहा हूं, टारगेट मुसलमान होता है, निशाना मुसलमान नहीं होता। निशाना हम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग होते हैं। कैसे? ब्राह्मणों की संख्या भारत में 3.5% है। कितनी है? 3.5%। लोकतंत्र क्या कहता है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है वोट उनके ज्यादा होते हैं, और जिनके वोट ज्यादा होते हैं सरकार उनकी होती है। यह है लोकतंत्र का सिद्धांत, दुनिया के लोकतंत्र का सिद्धांत। अब भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, मतलब वोट भी 3.5% है। और भारत में ऐसा कोई गांव नहीं कि जहां पर ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा तो ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता। सरपंच कहां से बनेगा? जो संख्या के आधार पर पंच नहीं बन सकता वो सरपंच नहीं बन सकता। जो सरपंच नहीं बन सकता, जो ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता, वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। वो तय कर रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। वो तय कर रहा है कि भारत में सरकार किसकी होनी चाहिए। जिनकी संख्या 3.5% है वो लोग तय कर रहे हैं। यहां तक तय कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कहां पर बैठना चाहिए। घोड़ी पर बैठना चाहिए, गधे पर बैठना चाहिए, कहां पर बैठना चाहिए, मुछ बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, मटके का पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, वो तय कर रहे हैं। यहां तक कि वो तय कर रहे हैं कि मुसलमानों ने खाना कौन सा खाना चाहिए, उनके घर में कौन सी सब्जी बननी चाहिए। आरएसएस के लोग तय कर रहे हैं कि मुसलमानों ने खाना कौन सा खाना चाहिए। जो परिस्थिति आपको बता रहा, तो जिनकी संख्या 3.5% है, वो संख्या के आधार पर किसी भी ग्राम पंचायत का पंच नहीं बन सकता। आज वो देश का प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। उसका कारण यह है कि इस देश में वो धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चला रहे हैं, और धार्मिक ध्रुवीकरण के आंदोलन में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। 24 घंटे टीवी पर मुसलमानों के विरोध में चर्चाएं चलाई जाती है, डिस्कशन चलाए जाते हैं, लेकिन मुसलमान टारगेट नहीं है। निशाना, टारगेट मुसलमान हो जाता है, लेकिन निशाना हम एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हैं। और मुसलमानों को खस करके 5-6 चीजों से टारगेट करते हैं। पहली चीज है लव जिहाद, दूसरी है घर वापसी, तीसरी है गोमांस खाने पर पाबंदी, चौथी है गोवंश हत्या पर पाबंदी, पांचवा है आतंकवाद, छठवा है मॉब लिंचिंग,
इन मुद्दों पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लेकिन मुसलमान टारगेट नहीं होता, SC ST OBC के लोग निशाना बन जाते हैं। तो साथियों, जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इतना गंभीर मामला है जो वर्तमान में देश में चल रहा है कि ये पांच छह चीजों से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। लव जिहाद। लव जिहाद क्या है? अगर हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की तो उसे कहते हैं लव जिहाद, या हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की तो लव जिहाद। अगर आपके गांव में, आपके एरिया में अगर ऐसी घटना हुई तो हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाता है, होता है या नहीं? तो करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी की तो कोई फसाद हुआ गिरिडीह में? अडवाणी के भतीजे ने मुसलमान से शादी की, कोई फसाद हुआ? अटल बिहारी की जो पोती थी ना, उसने मुस्लिम दामाद किया तो कोई हुआ फसाद गिरिडीह में? कांग्रेस, बीजेपी और RSS के जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है, आधे से ज्यादा मुसलमान दामाद है, कोई फसाद हुआ गिरिडीह में? लेकिन गिरिडीह में अगर घटना हुई तो फसाद हो जाएगा, षड्यंत्र समझिए। तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण से दो ही लोगों को फायदा होता है, एक तो कांग्रेस को फायदा होता है या फिर बीजेपी को फायदा होता है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन जो तथाकथित आजादी के 75 साल में इस देश में ब्राह्मणों ने चलाया, इसकी बदौलत 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया, अभी बीजेपी का 20वां साल चल रहा है। धार्मिक ध्रुवीकरण समझा रहा, हमारे समाज को कितना अज्ञानी बनाकर रखा। संविधान में हम लोगों की पहचान हिंदू नहीं है, संविधान में हम लोगों की पहचान है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं और थोड़े जानकार, पढ़े लिखे, समझदार लोग दिख रहे हैं, हिंदू के नाम पर कौन सी नौकरी मिली? कोई है आर्टिकल? वकील है यहाँ पर? कोई वकील साहब है कोई? हाँ, अब हमारे कार्यक्रम में वकील को भी रखते जाना है। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं संविधान को। हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई ऐसी आर्टिकल है जिनको हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, जिनको हमें नौकरी का अधिकार मिला है? कोई आर्टिकल नहीं है। हमें अधिकार मिला है आर्टिकल 340 OBC, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 342 आदिवासी, 15/4/16 में नौकरी का अधिकार सोसाइटी के नाम पर SC ST OBC, आर्टिकल 21 335 शिक्षा और पदोन्नति का अधिकार SC ST OBC के नाम पर, आर्टिकल 330 332 रिजर्व सीट से MLA MP चुनकर जाते हैं ना, किस नाम पर जाते हैं? SC ST के रिजर्व सीट है ना, हाँ, कि धर्म के रिजर्व सीट है? अब थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे। धर्म के नाम पर कोई आर्टिकल है जिसने हमको अधिकार दिया है? हमें अधिकार मिला है SC ST OBC के नाम पर, लेकिन जब मुसलमान को टारगेट किया जाता है तब हम हिंदू बन जाते हैं। यह समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। टारगेट मुसलमान होता है। देश भर में कहीं पर भी फटाका फूट जाए तो मुसलमान का टीवी पर चेहरा दिखाया जाता है। और नाम बताया जाता है इंडियन मुजाहिदीन, इसके पीछे है। इंडियन मुजाहिदीन नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ये RSS ने बनाया हुआ संगठन है। बहुत सारी ये भी बातें बहुत सारे मुसलमानों को भी जानकारी नहीं है कि इंडियन मुजाहिदीन नाम का भारत में कोई संगठन नहीं है, RSS ने बनाया हुआ संगठन है, जिसका कोई चेयरमैन नहीं है, जिसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है। भारत में कहीं पर भी फटाका फूट जाए, टीवी पर एक दाढ़ी और टोपी वाला चेहरा दिखाया जाता है और कहा जाता है इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है, छानबीन चल रही है। आपकी मानसिकता बनाते हैं हिंदू बनाने की।
मुसलमानों के घर जलाना है। पहली बात, हिंदू धर्म के नाम पर हमारी पहचान संविधान में नहीं है। हमारी पहचान किस नाम से है? SC ST OBC। इतना आ गया ध्यान में, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये ध्यान में आया? ओके। दूसरी बात मैंने बताई कि हमें जो अधिकार मिले हैं किस नाम पर? SC ST OBC के नाम पर। धर्म के नाम पर हमें अधिकार नहीं मिले। अब तीसरी बात बता रहा हूं, मुसलमानों के घर जलाना है, उनको काटना है, उनको पीटना है, तब आप हिंदू हो। नौकरी देते वक्त आप शेड्यूल कास्ट हो, सर्टिफिकेट लाओ। नौकरी देते वक्त आप आदिवासी हो, सर्टिफिकेट लाओ। आप OBC हो, सर्टिफिकेट लाओ। क्रिमिलियर सर्टिफिकेट लाओ। क्यों भाई? जब मुसलमानों के घर जलाना है, काटना है, पीटना है, तब हम हिंदू है, और नौकरी और रोजगार के वक्त हम SC ST OBC है। खेल को समझिए, देश में खेल क्या चल रहा है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारा इतू सा ब्रेन डेवलप नहीं होने दिया ये समझने के लिए। गांव देहात के कितने लोगों को ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है, शहरों के पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उनका ब्रेन डैमेज करके रखा हुआ है हजारों साल से। गांव देहात के हमारे लोगों को समझ में आता है ये षड्यंत्र जो देश भर में चल रहा है। हमें कितना अज्ञानी बनाकर रखा, हमारे ब्रेन को कितना अमेरिका के तुलना में पीछे करके रखा है, कभी हम लोगों ने सोचा है? कि दुनिया चांद पर जा रही है और भारत का दुनिया के ह्यूमन इंडेक्स में, ह्यूमन इंडेक्स मतलब ये ब्रेन का इंडेक्स में हम 135वां नंबर है। मतलब 134 देश हमारे आगे हैं। जिस भारत में अमेरिका पत्थर पर पत्थर मार रही थी, प्राचीन काल में अमेरिका पत्थर पर पत्थर मारकर आग निकाल रही थी, तब भारत में विश्वविद्यालय थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उज्जैनी। दुनिया को ज्ञान भारत से जाता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ऐसे ही नहीं, दुनिया का बजट 1 रुपया हुआ करता था, उसमें 35 पैसे उसमें 35 पैसे भारत के रहते थे। उस आधार पर कहा जाता था कि भारत ये सोने की चिड़िया है। जब अमेरिका ने, जापान जो है ना, सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब अमेरिका ने जापान के बहुत बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी, जैसे भारत के 2 सबसे बड़े शहर कौन से हैं बताइए तो? मुंबई और दिल्ली। मुंबई और इकोनॉमिकल कंट्री है या नहीं? वैसे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी अमेरिका ने बॉम्ब डाला। एक विद्वान व्यक्ति ने क्या कहा जानते हैं? बोले अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब डालने की जरूरत नहीं थी। अगर जापान खत्म ही करना था तो बोले बस भारत से 5 ब्राह्मण उठाना था और जापान छोड़ देना था, खत्म हो जाता। भारत से 5 ब्राह्मण उठाना था और जापान छोड़ देना था बॉम्ब डालने की। समझ में आया ब्राह्मणवाद और मनोवाद और ब्राह्मण कितना खतरनाक है? आप लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप में कितनी गंभीरता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हजारों पीढ़ियां हमारी बर्बाद की गई, हजारों पीढ़ियां शिक्षा से वंचित रखकर। उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। क्या षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है? मुसलमानों को टारगेट करते हैं, निशाना हम लोग होते हैं। जब नौकरी और रोजगार देने का समय आता है तब कहते हैं हम SC ST OBC है, और जब मुसलमानों के विरोध में भिड़ाना होता है तब कहते हैं हम हिंदू है। वाह! और 3 चीजें आपको बताई। संविधान में हमारी पहचान धर्म के नाम पर नहीं है, SC ST OBC के नाम पर है। ये जिंदगी में गांठ बांध कर रखना है इस बात को, जो बात बता रहा। संविधान में हमारी पहचान SC ST OBC के नाम पर है। दूसरा, संविधान में अधिकार जो हमको मिले, शिक्षा का, नौकरी का, आरक्षण का, SC ST OBC के नाम पर मिला है। और तीसरा, टारगेट मुसलमानों को करते हैं, और जब मुसलमानों को भिड़ाना, मुसलमानों के साथ में जब हम लोगों को भिड़ाना होता है तब कहते हैं हम हिंदू है।
और नौकरी और रोजगार के वक्त कहते हैं हम SC ST OBC हैं। यह षड्यंत्र समझना बहुत जरूरी है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह से क्या हो रहा है कि ब्राह्मण हमारे लोगों को कह रहा है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और ब्राह्मण राष्ट्र का उन्होंने नाम रखा है आर्यव्रत। 26 जनवरी 1950 के पहले ब्राह्मणों का संविधान भारत में चलता था, ब्राह्मणों का संविधान, उसका नाम था मनुस्मृति। 1925 में RSS निर्माण हुई, 2025 में RSS को 100 साल पूरे हो रहे हैं, और 100 साल के स्वर्ण जयंती महोत्सव में RSS संविधान को खत्म करना चाहती है, और 2024 का चुनाव किसी भी परिस्थिति में RSS जीतना चाहती है, पूरे शक्ति के साथ, पूरे ताकत के साथ। और जीतने के लिए वो मुसलमानों के विरोध में अभियान चला रही है, मुसलमानों को टारगेट कर रही है, चाहे वो NRC का मुद्दा हो, चाहे शिवलिंग का मुद्दा हो, चाहे ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे मस्जिद के ऊपर साउंड उतारने का मामला हो। अभी ये नया मामला आपने मुझे बताया कि उर्दू स्कूल में शुक्रवार को छुट्टी रहती थी, क्योंकि शुक्रवार को जुम्मा होता है। शुक्रवार ये इस्लाम में बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। अब वो छुट्टी कैंसिल कर दी। दूसरा, उर्दू स्कूल में जो उर्दू पढ़ाई जाती है, अब वो 8वीं क्लास से उर्दू खत्म हो रही। इसका अर्थ जान रहे हो आप? मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में सरकार हस्तक्षेप कर रही है। जैसे 2016 में ट्रिपल तलाक का जो मामला था, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। खास करके राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के नाम से ही केस है सुप्रीम कोर्ट में, मेरे ही नाम से केस है। हमारी केस का अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, उसको आर्गुमेंट पर भी नहीं लाया। लेकिन 2016 में, 2017 में यूपी का चुनाव था, 16 में मामला गर्म किया ताकि हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा कर दिया जाए, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बेनिफिट लिया जाए। पार्टी हम थे, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी हम थे, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हमारी केस आर्गुमेंट पर नहीं लाई। जो मुसलमान पार्टी ही नहीं थे, ट्रिपल तलाक का जजमेंट तो 2016 में दे दिया। इसका अर्थ क्या है कि अब वो मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, उनके अलग लॉ है। उसमें किसी राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री या देश का राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता मुस्लिम पर्सनल लॉ में। आज अगर वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं, कल वो हमारे इसमें कर सकते हैं। SC ST OBC के जो हमारी कस्टमरी लॉ है, जिस पर हमारी पहचान बनी है कि SC किसको कहा गया, तो व्याख्या बनाई बाबा साहब अम्बेडकर ने। देखिए हमारा पर्सनल लॉ क्या है, एक है मुस्लिम पर्सनल लॉ, और हमारा पर्सनल लॉ जिसको हम लोग कहते हैं कस्टमरी लॉ। मुसलमानों में शब्द है मुस्लिम पर्सनल लॉ, हमारे में शब्द है कस्टमरी लॉ। SC ST OBC के कस्टमरी लॉ अलग है। क्या है? तो आर्टिकल 340 जब बनाई गई तो OBC की व्याख्या की कि OBC किसको कहा जाए, तो व्याख्या की। नंबर 1, जो एजुकेशनली बैकवर्ड, जो सोशली बैकवर्ड, जो जिनमें अनटचेबिलिटी का व्यवहार जिस समाज के साथ होता है, अछूत का व्यवहार जिस समाज के साथ होता है, उनको कहा शेड्यूल कास्ट। OBC की व्याख्या की, जो एजुकेशनली बैकवर्ड मतलब जो शिक्षा से पिछड़ा है, जो सामाजिक पिछड़ा है, और जिनके साथ अछूत का व्यवहार नहीं हुआ, वर्ण व्यवस्था ने जिनको शूद्र माना, उनको कहा OBC। आदिवासी किनको कहा?
जो सामाजिक पिछड़ा, जो शैक्षणिक पिछड़ा, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चरल है, टेरिटोरियल पोजीशन है, जिसमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, कबीलाई गुण है, उनको कहा ये आदिवासी है। ये हमारी जो पहचान हुई है, ये पहचान हमारी कस्टमरी लॉ की वजह से हुई है। संविधान में अधिकार 3 तरीके से मिले हैं। पहली पहचान, दूसरा रिकॉग्नाइज और तीसरा अधिकार। फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड रिकॉग्नाइज एंड देन राइट्स। ये 3 तरीके से संविधान में हमको अधिकार मिले। आज वो मुसलमानों के मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप कर रहे हैं, कल हमारे कस्टमरी लॉ में हस्तक्षेप कर सकते हैं, मतलब हमारी पहचान खत्म कर सकते हैं। अगर हमारी पहचान अगर खत्म हो गई, आइडेंटिटी अगर खत्म हो गई, तो अधिकार कैसे बचे रहेंगे? नहीं बचे रहेंगे। और अभी झारखंड में 2024 में चुनाव है, और चुनाव में बहुत सारे मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो झारखंड सरकार में जो वातावरण चल रहा है, राजनीतिक जो उथल पुथल चल रही है, हेमंत सोरेन जो है अपने विधायकों को लेकर झारखंड भ्रमण पर निकला हुआ है। महाराष्ट्र में यह घटना हुई, एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी लेकर गया विधायकों को। अब हेमंत सोरेन जो है वो घूम रहे हैं, उनको डर है कई लोग बिक ना जाए। बीजेपी जो झारखंड में वर्तमान में जो घटनाएं घटित कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है? बीजेपी को 2024 का चुनाव जीतना है, और जीतने के लिए लोकसभा में झारखंड से समर्थन चाहते हैं। अगर कांग्रेस और झामुमो की ज्वाइंट सरकार रहेगी तो लोकसभा में बीजेपी को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो बेनिफिट कैसे मिला जाए? तो इसलिए वो वर्तमान में ये घटनाएं चल रही है। तो जो परिस्थितियां है, उन परिस्थितियों को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि इस देश में मुसलमानों को टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, और 3.5% ब्राह्मण के नाम पर अगर चुनाव लड़ेगा तो वो किसी भी गांव का पंच नहीं बन सकता संख्या के आधार पर। इसीलिए ब्राह्मण जो है मुसलमानों को टारगेट करता है, और जो SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है, जैसे ही मुसलमान टारगेट हो जाता है SC ST OBC के लोग हिंदू बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत खास बात बता रहा, ये बन गए शुरू। अब ये ब्राह्मण है इधर, ओके, हाँ, ये ब्राह्मण है, ये हम SC ST OBC के लोग हैं, ये है मुसलमान। अब मुसलमान टारगेट हुआ, जैसे ये टारगेट होता है निशाना SC ST OBC के लोग होते हैं। ये हिंदू कब बनते हैं? जब मुसलमान टारगेट होता है। बहुत खास बात बता रहा, ये हिंदू कब बनते हैं? जब मुसलमान टारगेट होता है। कोई भी व्यक्ति भारत का हमारा SC ST OBC का परिचय मैं आपको पूछूं, क्या बताते हो आप? अपना नाम बताते हो, गांव का पता बताते हो, कहीं नौकरी कर रहे हो वो बताते हो, या फिर SC ST OBC में से वो बताते हो? कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है हिंदू है। हिंदू हमारे दिमाग में भी नहीं होता है। और ये मोहन भागवत ने कहा हिंदू नाम का धर्म नहीं है। मैं हिंदू के किसी धर्म के विरोध में नहीं हूं, या किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। मैं जो षड्यंत्र वर्तमान में चल रहा है, उस षड्यंत्र को समझना बहुत जरूरी है, जिस वजह से अभी तक हम लोग समझ नहीं पाए और हमारे पीढ़ियों का सत्यानाश हो चुका है। ये मुसलमान टारगेट हुआ, SC ST OBC के लोग हिंदू बन जाते। जैसे ये हिंदू बने, ये ब्राह्मण इधर आ जाता है। इधर था अल्पसंख्य था, ये इधर आ गए, बहुसंख्य बन गया। बन गया बहुसंख्य। अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य बनाने के लिए हिंदू का कार्यक्रम इस देश में अपना रहे हैं, और दीर्घ काल तक वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये है धार्मिक ध्रुवीकरण,
जिससे अभी देश विभाजन पर आ चुका है और देश की एकता और अखंडता अभी खतरे में आ चुकी है। और जो उस दौर में भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश बना, ऐसी ही परिस्थितियां भारत में निर्माण होने की संभावना है, जो परिस्थितियां है। इसलिए उन्होंने एनआरसी का मुद्दा लाया, 2019 में एनआरसी का मामला लाया। एनआरसी क्या है? तो भारत के समस्त नागरिकों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। डीएनए कहता है कि एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तित लोग, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान, डीएनए के आधार पर इस देश के मूल निवासी है। डीएनए क्या है? डीएनए ये काल्पनिक कथा नहीं है, डीएनए ये मेडिकल साइंस का मामला है। कोरोना है या नहीं, लैब में टेस्ट होता है या नहीं, वैसे ये बच्चा किसका है ये जानना है तो बच्चे का डीएनए और उस बाप का डीएनए टेस्ट होता है, तब जाकर पता चलता है बच्चा किसका है। डीएनए ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, और वो बदलता नहीं है। बहुत आसान तरीका है डीएनए समझाने का, कि किसी गांव में जैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, प्यार में गलत हो जाता है, वो लड़की प्रेग्नेंट रह जाती है, फिर माँ बाप पूछते किसका है, तो वो लड़की बोलते फला फला लड़के का नाम लेती है, तो वो लड़का बोलता है मेरा नहीं है, लड़का बोलता है। फिर मामला पुलिस स्टेशन जाता है, फिर पुलिस वाले क्या करते हैं, वो लड़की को और वो जो लड़के का नाम ले रहा है ना, वो दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। वो लड़की के पेट में जो बच्चा होता है ना, उसका डीएनए और वो लड़की जिसका नाम लेती है उसका डीएनए टेस्ट होता है, और फिर पता चलता है ये बच्चा किसका है, वो है डीएनए। तो डीएनए के आधार पर हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं हम एक है, और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण जो है वो विदेशी है, और उसका डीएनए हम एससी, एसटी, ओबीसी के साथ में मैच नहीं हो रहा है। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी दो समस्या है, एक कि वो विदेशी है और दूसरा संख्या में अल्पसंख्य है। बहुत खास बात। हमारी दो मजबूत बातें कौन सी है? कि हम लोग मूल निवासी लोग हैं और संख्या में 85% है। देखो, ब्राह्मणों की दो समस्या है कि वो विदेशी है और संख्या में अल्पसंख्य है। हमारी दो मजबूत बातें कौन सी है? कि हम लोग मूल निवासी है और संख्या में बहुसंख्य है। समस्या क्या है? ब्राह्मण संगठित है, हम बहुसंख्य होकर असंगठित है। हो गया? हमारे समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? हमारी गुलामी का कारण क्या है? गरीबी का कारण क्या है? लाचारी का कारण क्या है? समझ में आ रहा है? ब्राह्मण विदेशी है, अल्पसंख्य है, लेकिन क्या है? संगठित है। हम लोग बहुसंख्य है, मूल निवासी है, लेकिन क्या है? असंगठित है। इसलिए चीन का माओ कहता था कि अल्पसंख्य लोग बहुसंख्याक लोगों के ऊपर राज तभी कर सकते हैं जब अल्पसंख्य लोग संगठित हो और बहुसंख्य लोग असंगठित हो। हम असंगठित कैसे हैं? तो 3.5% अल्पसंख्य ब्राह्मण अगर हजारों साल से हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, उसके दो कारण है। पहला कारण वर्ण व्यवस्था, हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। विभाजन पहला हथियार है उनका। विभाजन से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था, हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था, 6243 जातियों के टुकड़े किए। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, जातियों में बांटे हुए लोग हैं। कितना बड़ा विभाजन। ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, जात ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण। ब्राह्मण विभाजित है, जात ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण। हमारी जात फला फला, कैटेगरी शेड्यूल कास्ट, धर्म पता ही नहीं। हम लोग है विभाजित।
जैसे आदिवासियों में जैसे ओराव है, जात है, कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब है, धर्म सरना वगैरह लिखते होंगे, है? लेकिन ब्राह्मण, जात ब्राह्मण, धर्म ब्राह्मण, वर्ण ब्राह्मण, कर्म ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने क्या कहा? जाति भगवान ने बनाई। ब्राह्मण ने यही कहा ना, जाति किसने बनाई? भगवान ने बनाई। अगर भगवान ने जाति बनाई तो दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं, इंग्लैंड में जाति नहीं, ब्राजील में जाति नहीं, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं, दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, सिर्फ भारत में जाति है। और सबका मालिक एक है ना? सबका मालिक एक है। तो मेरे मन में सवाल खड़ा होता है, अगर जाति भगवान ने बनाई तो भगवान को अमेरिका में पैदा होने के लिए कोई तकलीफ हुई थी क्या? है? उधर जाति नहीं, भारत में ही जाति। अमेरिका में जाति नहीं, इंग्लैंड में जाति नहीं, ब्राजील में जाति नहीं, और सबका मालिक तो एक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक है। तो ये झूठ ब्राह्मणों का पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? कि जाति भगवान ने बनाई। अगर बनाई होती तो दुनिया में भी जाति होती। तो ये झूठ पकड़ा गया। अब पंडित लोग थोड़े होशियार होते, हमारे तो भोला शंकर लोग हैं। फिर हमारे लोगों को क्या कहा? कर्म से जाति बनी। कर्म मतलब क्या? जो काम करता है उसे कहते हैं कर्म। कर्म से जाति बनी। कैसे? जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया, जो कपड़े धोने का काम करता है उसको धोबी कहा गया, जो मटके बनाने का काम करता है उसको कुंभार कहा गया, जो कपड़े सिलाने का काम करता है उसको दर्जी कहा गया। ये काम कर रहे कर्म। अब 6243 जातियां है। मैं गिनती में 2-4 उदाहरण बताता हूं। अमेरिका में भी चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, जूता चप्पल सिलाने वाले लोग हैं, पहनने वाले लोग हैं, बेचने वाले लोग हैं। चमार नाम की जाति अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में भी मटके बनाने वाले लोग हैं, पानी पीने वाले लोग हैं, मटके बेचने वाले लोग हैं, लेकिन कुंभार या प्रजापति नाम की जाति अमेरिका में नहीं। अमेरिका में भी कपड़े धोने वाले लोग हैं, धोबी नाम की जाति नहीं है। अमेरिका में भी कपड़े सिलाने वाले लोग हैं, दर्जी नाम की जाति नहीं। पहले क्या कहा? भगवान ने जाति बनाई, झूठ पकड़ा गया। अब दूसरा क्या कहा? कर्म से जाति बनी, ये भी झूठ पकड़ा गया। दुनिया में भी कर्म होते हैं, वहां पर जाति नहीं। फिर जाति बनाई किसने? और जाति काय में होती है? तो जाति जानवरों में होती है। जानवरों में क्या जाति होती है? घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर, कुत्ता, बकरी, बिल्ली। इसको एक ही नाम है, जानवर है या नहीं? जानवर ही कहते हैं ना हम लोग। अब इनमें क्या जाति है? घोड़े के घर में घोड़ा पैदा होता है, गधे के घर में गधा पैदा होता है, सुअर के घर में सुअर पैदा होता है, खच्चर के घर में खच्चर पैदा होता है, कुत्ते के घर में कुत्ता पैदा होता है, बकरी के घर में बकरी पैदा होती है, बकरा पैदा होता है ना? ये है जानवरों में जाति। अब ये है इंसान। ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, तो ब्राह्मण के घर में भी इंसान पैदा होता है, क्षत्रियों के घर में भी इंसान पैदा होता है, वैश्यों के घर में भी इंसान पैदा होता है, आदिवासी के घर में भी इंसान पैदा होता है। इंसान ही होता है ना पैदा। मुसलमानों के घर में भी इंसान ही पैदा होता है। लेकिन घोड़े के घर में घोड़ा, गधे के घर में गधा, सुअर के घर में सुअर, खच्चर के घर में खच्चर। जानवरों में है जाति। इतना ही नहीं, जानवर के आवाज से पहचानते हो या नहीं किस जाति का जानवर है? पहचानते हो या नहीं? अब यहाँ पर इतने लोग आए तो आपकी आवाज से पहचान में आता है कौन किस जाति का है? मैं हर कार्यक्रमों में एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पे महिलाएं है, थोड़ी आप शर्माएंगे, लेकिन शर्माइए मत, समझाने के लिए उदाहरण बता रहा हूं। जानवर के टट्टी से पता चलती है किस जानवर की टट्टी है। पता चलती है या नहीं? इंसान के टट्टी से कोई बताएगा ये बेसरा की है, चमार की है, संताल की है, महतो की है? कोई बताएगा मुसलमानों की है? लेकिन जानवर के टट्टी से पता चलता है या नहीं ये किस जानवर की टट्टी है। मतलब जो जाति जानवरों में है वही जाति इंसानों में निर्माण कर दी। जाति बनाई किसने? जाति बनाई ब्राह्मणों ने, नाम बताया भगवान ने। कब बनी जाति?
तो बुद्धा के आंदोलन की वजह से जो मौर्य साम्राज्य का निर्माण हुआ, मौर्य साम्राज्य का 10वां सम्राट बृहद्रथ की जब हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, तब जाकर भारत में जाति व्यवस्था का निर्माण किया। और भारत में एक जाति नहीं, भारत में 6243 जातियां निर्माण की। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, हम जातियों में बांटे हुए लोग हैं। विभाजन उनका हथियार है। अगर 3.5% अल्पसंख्य लोग अगर आज बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे, पहला हथियार है विभाजन। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था हमको शूद्र अतिशूद्र बनाया। दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था 6243 जातियों के टुकड़े किए। तीसरा विभाजन स्त्री दासता, महिलाओं को गुलाम बनाया। प्राचीन काल में हमारी महिलाएं प्रधान थी, देश चलाती थी, मातृसत्ताक पद्धति थी, वीरांगनाएं थी, रानी हुआ करती थी प्राचीन काल में। उस महिला को वर्तमान में दोहरी गुलाम बनाए, एक पुरुषों की गुलाम है और दूसरी इस व्यवस्था की गुलाम है। उस काल में क्या था? प्राचीन काल में देश चलाया करती थी, वीरांगनाएं थी। इसका मतलब हम जो पुरुष लोग थे, महिलाओं के दिशा निर्देशन नियंत्रण निगरानी में रहकर अपना प्रशासन चलाते थे, कार्य करते थे। वो महिलाओं को दोहरी गुलाम बनाए, आज व्यवस्था की गुलाम है। क्यों बनाया? क्योंकि महिलाओं में सबसे अच्छी बात कौन सी है पता है? कि महिलाओं में प्रजनन शक्ति है। वो नया नवनिर्माण करती है, नया सॉफ्टवेयर जन्म देती है। जो नया सॉफ्टवेयर जन्म देती है, ब्राह्मणों ने उसका ही सॉफ्टवेयर बिगाड़ कर रख दिया। जो बात आप लोगों को बताई जा रही है, जो नया सॉफ्टवेयर जन्म देती है, ब्राह्मणों ने उसी का सॉफ्टवेयर बिगाड़ कर रख दिया। कैसे? एक मंदिर था, सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ। एक मंदिर था, तो रोज महिलाएं उस मंदिर में सुबह पूजा पाठ करने के लिए जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि पंडित ने कंगारू का जो डस्टबिन है, डस्टबिन मतलब कूड़ा कचरा डालने वाला, डस्टबिन किसे बोलते हैं? कूड़ा कचरा डालने वाला। एक कंगारू नाम का जो प्राणी है ना ऑस्ट्रेलिया का, तो ऐसे उसके डस्टबिन बने हुए हैं, भारत में रखे हुए हैं। तो जब पहली बार वो डस्टबिन आया कंगारू का, तो पंडित ने मंदिर के सामने रखा। तो सुबह महिला आई गई वो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। तो महिलाओं ने वो कंगारू का डस्टबिन देखा, तो महिलाओं को लगा ये भी कोई भगवान होगा। वो कंगारू के डस्टबिन की तरफ देखकर महिला क्या सोच रही? ये भी कोई भगवान होगा। तो वो महिलाएं पहले वो कंगारू के डस्टबिन की पूजा करते थे, फिर मंदिर में प्रवेश करते थे। जैसे शंकर भगवान के सामने नंदी होता है ना, ऐसा वो महिलाओं को लगा होगा। कितना बिगाड़ कर रखा है। जो महिलाएं देश चलाती थी, उन महिलाओं को गुलाम बना कर रखा। क्या आज वो महिला जिस बच्चे को जन्म देती है, उसको तेल पाउडर लगाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा दिखना चाहिए, और उसकी उंगली पकड़कर उसको स्कूल लेकर जाती है, क्या वो महिला को मालूम है उस बच्चे का भविष्य क्या है? आगे उसका भविष्य क्या है उस महिला को मालूम है? जो महिला बच्चे को जन्म दे रही है, तेल पाउडर लगा रही है, अच्छे कपड़े पहना रही है, काय के लिए? कि मेरा बच्चा अच्छा दिखना चाहिए। क्या उस महिला को अपने बच्चे का भविष्य मालूम है? नौकरियां समाप्त हो गई, रोजगार समाप्त हो गए, आरक्षण खत्म हो चुका है। आज जो उम्र आप लोगों की है, आपके उम्र में ये दिन आप लोग देख रहे हैं। जब आपका बच्चा ये बड़ा हो जाएगा 20-25 साल का, उस वक्त क्या रहेगा? आप जिस उम्र में हो, इस उम्र में आप लोग रोज मजूरी कर रहे हो, 2 वक्त के खाने के लिए पहल कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन एक कर रहे हो। जब ये लड़का 25 साल का हो जाएगा, उस वक्त क्या रहेगा? अभी अधिकार खत्म हो गए, अभी नौकरियां खत्म हो गई, अभी रोजगार खत्म हो गए। जो परिस्थितियां देश में निर्माण हुई,
प्राचीन काल में महिलाएं देश चलाती थी। उसका परिणाम क्या है जानते? आज भी महिलाएं घर बेहतरीन चलाती है। घर की सबसे बेटर मैनेजर महिला होती है। 2 दिन महिला अगर घर में नहीं रहे ना, मायके चले जाए, तीसरे दिन फोन आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इंसान के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि घर का मैनेजमेंट करे, वो महिलाओं में क्वालिटी होती है। और हम लोग क्या करते हैं, वही महिलाओं को घर में रख देते हैं और खुद हम लोग समाज का कार्य करने के लिए निकलते हैं। साथियों, अगर 50% पुरुष अगर इस देश में हैं तो 50% महिलाएं भी इस देश में हैं। अगर आपको वोट का अधिकार है तो उनको भी वोट का अधिकार है। आप अपना सॉफ्टवेयर आजाद कर रहे हो और उनका सॉफ्टवेयर पहले से बिगाड़ कर रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा? आने वाले दिनों में हमारा सबसे ज्यादा सत्यानाश होगा। इसलिए संत गाडगे बाबा जो महाराष्ट्र के थे, महाराज संत गाडगे महाराज ने एक बात कही। क्या कही? कि एक समय का खाना कम खा लेकिन अपने बच्चों को बढ़ा। रमाबाई अंबेडकर अनाड़ी महिलाएं थी लेकिन समझदार थी। बाबा साहब पढ़े लिखे थे, रमाई पढ़ी लिखी नहीं थी। वो जो गोबर जो होता है ना, गोबर के क्या क्या बोलते हैं उसको? उपला। हाँ, वो बनाती थी और सूखने के बाद मुकुंदराव अंबेडकर को लेकर शहर में जाती थी बेचने के लिए। तो 4 आने आते थे 4 आने, तो 3 भाग करती थी। एक बाबा साहब के पढ़ाई के लिए, एक गुठली बांधती थी, दूसरा बच्चों के लिए दूसरी गुठली, और तीसरा परिवार के लिए। इंसान का हाथ जगन्नाथ होता है, लेकिन महिलाएं घर का मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से करती है। ये उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि 50% महिलाएं होने की वजह से जो अधिकार हम लोगों को है, उनको भी अधिकार है, क्योंकि वो भी इंसान है। तो निश्चित रूप से हमने सबसे पहले चैरिटी बिगिनिंग एट होम का मतलब होता है अच्छे कार्य की शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। हमें सबसे पहले अपनी घर की महिलाओं को तैयार करना होगा। बहुत खास बात बता रहा हूं, अपने घर की महिलाओं को पहले तैयार करना होगा, नहीं तो खुद की महिलाओं को आप तैयार नहीं करोगे और दूसरों की महिलाओं को बोलोगे कि चलो कार्यक्रम लगा हुआ है गेड़ाम सर का, कार्यक्रम में चलिए। ऐसे होगा नहीं। खुद की घर की महिला को हमें तैयार करना होगा। अगर वो तैयार हो गई तो जो बच्चा गुलामी में पैदा हुआ, गुलामी में भले ही वो पैदा हुआ, लेकिन महिला अगर तैयार रहेगी ब्रेन से, वो बच्चा गुलामी में जिएगा नहीं। ये मानना है। तो इसलिए महिलाओं को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो विभाजन उनका हथियार, वर्ण व्यवस्था, शूद्र अति शूद्र, जाति व्यवस्था बनाकर 6743 जाति के टुकड़े। तीसरा विभाजन स्त्री दासता, महिलाओं को गुलाम बनाया। हम लोगों ने महिलाओं को आजाद कराने के लिए राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ बनाया और उस राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के माध्यम से हम लोग 5 कार्यक्रम चलाते हैं। पहला कार्यक्रम प्रबोधन का अभी चल रहा है, दूसरा प्रशिक्षण का, हम महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं। तीसरा प्रोत्साहन का, ये घर के लोगों को देना पड़ता है प्रोत्साहन, आप लोग नहीं देंगे तो बाहर का आकर देने वाला नहीं है। और चौथा है नेतृत्व का, फिर महिलाओं को हम लोग जिम्मेदारी देते, जिला का अध्यक्ष, कमिश्नरी का, विभाग का, राज्य का और देश लेवल तक राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जिम्मेदारी देते, मतलब नेतृत्व। और फिर 5वां बिंदु है प्रतिनिधित्व। हमारे महिलाओं को आने वाले दिनों में जितनी संख्या में महिला इस देश में है, संख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर 50% महिलाएं अगर इस देश में 50% मिलना चाहिए खेल का था। जो परिस्थिति है
चौथा विभाजन उन्होंने किया। विभाजन उनका हथियार है। अगर अल्पसंख्य लोग, अगर हम बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे, विभाजन हथियार है। चौथा विभाजन उन्होंने किया, एक समूह को जंगल की ओर खदेड़ दिया, जो ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम से हजारों साल से दूर रहा, जिनके बुद्धि का अभी तक विकास नहीं होने दिया, वो है आदिवासी समाज। सर्कस के जानवरों का सिविलाइजेशन हुआ, लेकिन भारत के आदिवासियों का सिविलाइजेशन नहीं हुआ। एक है विभाजन हथियार, जिससे हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और दूसरा है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये दो षड्यंत्र 3.5% अल्पसंख्य लोग इस देश में कर रहे हैं। इस वजह से साथियों, अल्पसंख्य लोग बहुसंख्य लोगों के ऊपर राज कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में चला रहे हैं। ये अज्ञानता की वजह से हमको उनका षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा है। हम शिक्षित हो सकते हैं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, एकेडमिक एजुकेशन। हम पढ़े लिखे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एकेडमिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ओनली फॉर करियर। जो भी बच्चा पढ़ाई किया है, करियर के लिए पढ़ाई किया है, इसलिए हम शिक्षित है, जागरूक नहीं है। एक है शिक्षा और एक है जागृति। हम शिक्षित है, जागृत नहीं है। जागृति का पहला सिद्धांत है, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। जागृति का पहला सिद्धांत है, दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। क्या हमारे समाज को दोस्त और दुश्मन की पहचान है? है पहचान? नहीं। हमारे समाज की ऐसी मानसिकता बनाइए कि मुसलमान हमारा दुश्मन है, ऐसी मानसिकता हमारे समाज की बनाई। इसका परिणाम क्या हुआ? अल्पसंख्य लोग हजारों साल से राज कर रहे, और हम लोग मुसलमानों के साथ में झगड़ रहे हैं। हम इधर झगड़ रहे हैं, वो उधर राज कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में झगड़ा लगा दिया, आदिवासी में झगड़ा लगा दिया। शेड्यूल कास्ट में क्या झगड़ा है? आप महाराष्ट्र में जाओगे तो महार और मातंग का झगड़ा है। महार भी एससी, मातंग भी एससी। उधर आप उत्तर प्रदेश में जाओगे तो चमार और पासी का झगड़ा है। चमार भी एससी, पासी भी एससी। हर राज्य में झगड़े लगे हुए। आदिवासी में क्या झगड़े? असली और नकली आदिवासी। अभी तो आदिवासी में डीलिस्टिंग का कार्यक्रम शुरू किया। डीलिस्टिंग मतलब जो धर्म परिवर्तित आदिवासी है, जो क्रिश्चियन बने, उनको अब अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में से निकालना चाहते हैं। मतलब ईसाई आदिवासी और जो आदिवासी अपने आप में हिंदू मानते हैं, उन दोनों में अब आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर ये झगड़ा लगाने का कार्यक्रम आरएसएस के लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग इधर झगड़ते रहे। ओबीसी में झगड़ा है, उधर महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठों का झगड़ा है, गुजरात में ओबीसी और पटेलों का झगड़ा है, हरियाणा में जाओगे तो जाट और ओबीसी का झगड़ा है, बिहार में जाओगे तो मल्ला और ओबीसी का झगड़ा है, राजस्थान में जाओगे तो गुर्जर और ओबीसी का झगड़ा है, इधर आप जाओगे तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो कुर्मी और यादवों का झगड़ा है। कुर्मी भी ओबीसी, यादव भी ओबीसी आपस में झगड़ रहे हैं। बहुत खास बात बता रहा हूं, इन्होंने विभाजन सिर्फ भारत में ही नहीं किया। बहुत खास बात बता रहा हूं, इन्होंने, ब्राह्मणों ने विभाजन सिर्फ भारत में ही नहीं किया। दुनिया में 3 कौम ऐसी है, यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण। ये तीनों की नस्ल एक है, और ये तीनों समानता, इक्वालिटी के विरोधी है। ये तीनों का डीएनए एक है, यहूदी, जू और भारत का ब्राह्मण। इस्लाम में क्या विभाजन किया? शिया और सुन्नी। सिखों में क्या विभाजन है? रामदासी सिख, मजहबी सिख, पट्टा ही नहीं। क्रिश्चियन में क्या विभाजन है? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। बुद्धिस्ट में क्या विभाजन है? वज्रयान, तंत्रयान, हीनयान, महायान। झगड़ते रहो इधर। जैनों में क्या विभाजन है? पीतांबर, दिगंबर, श्वेतांबर। इधर झगड़ते रहो।
ये यहूदी, जू और भारत के ब्राह्मण, ये तीनों की नस्ल एक है, ये तीनों का डीएनए एक है, और ये तीनों भी इक्वेलिटी, मसावाद और समानता के विरोधी है। जिस व्यवस्था के विरोध में हम लड़ाई लड़ने के संदर्भ में आप लोगों को समझा रहा हूं, वो व्यवस्था मजबूत व्यवस्था है। उस व्यवस्था से अगर लड़ना है ना, उस व्यवस्था को बदलने के लिए अगर लड़ना है, तो अलग अलग रहकर अगर हम लोग काम करेंगे, अलग अलग रहकर अगर हम लोग संगठन बनाएंगे, अलग अलग रहकर अगर लड़ाई लड़ेंगे, तो हमारी पिटाई होगी। हो रही है। शेड्यूल कास्ट की दलित के नाम पर हो रही, आदिवासी की नक्सलवाद के नाम पर हो रही, मुसलमानों की आतंकवाद के नाम पर हो रही, सिखों की उग्रवाद के नाम पर हो रही, ओबीसी की जातिवाद के नाम पर हो रही, और ब्राह्मण सिर्फ राष्ट्रवाद, वो राष्ट्रवादी। हम लोग नक्सलवादी, आतंकवादी, उग्रवादी, जातिवादी, दलित, और वो सिर्फ राष्ट्रवादी। क्यों? हम विभाजित है, अलग अलग रहकर सोचते हैं हमारे लोग, अलग अलग रहकर काम करते हैं हमारे लोग। व्यवस्था की समझ हमारे लोगों को नहीं है, व्यवस्था कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा नहीं है। उनके पास विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, प्रचार प्रसार माध्यम है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री है, बंदूक है, गोली है। इतनी बड़ी मजबूत व्यवस्था को कैसे बदलोगे? थोड़ा सा बोलना आ गया तो हमारे लोग संगठन बनाकर काम शुरू कर देते हैं। व्यवस्था का अंदाजा है, जिसके विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं उसका कैरेक्टर मालूम है, कितने मजबूत लोग हैं। झारखंड पूरा इकट्ठा हो जाए ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है। कोई जाति एक इकट्ठा हो जाए ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है। जो समस्या झारखंड में है वही समस्या भारत के पूरे देश में। गरीबी पूरे देश की समस्या है ना, नौकरी खत्म हो रही पूरे देश की समस्या है ना, आरक्षण खत्म हुआ पूरे देश की समस्या है ना, संविधान खतरे में पूरे देश की समस्या है ना, मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है पूरा देश का मामला है ना, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही पूरे देश का मामला है ना, आदिवासियों को 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं लाई पूरा देश का मामला है ना। लेकिन लड़ाई हमारी जिला में चलती है, लड़ाई हमारी जाति में चलती है, संगठन हमारा जाति में होता है। जो बात आपको बताई जा रही है, हम जिस व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो अरे गहरे नत्थु खैरों की व्यवस्था नहीं है, आंडू पांडू लोगों की व्यवस्था नहीं है। हरियाणा में हम लोगों ने डीएनए कॉन्फ्रेंस ली, वाम से इतना देशव्यापी संगठन, कितना देशव्यापी संगठन, 31 राज्यों में वाम से है, 567 जिला में है, 4000 से ज्यादा तहसील में, 22,000 ब्लॉक में, और 2 लाख गांव में वाम से है, और 4200 जाति के लोग वामसेप के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम होने नहीं दिया, इतना बड़ा संगठन कार्यक्रम होने नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर में अधिवेशन था, कार्यक्रम होने नहीं दिया। धारा 144 लगाई जाती है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहे, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर का उल्लंघन कर रहे, आने वाले दिनों में बोलने पर पाबंदी ला रहे। वामसेप इतना बड़ा देशव्यापी संगठन होने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहे हैं रोकने के लिए। जिला का संगठन बनाकर, जाति का संगठन बनाकर, क्षेत्रीय संगठन बनाकर इतनी बड़ी समस्या का समाधान हम कर पाएंगे? जो लोग ऐसा आइसोलेशन में सोचते हैं और काम करते हैं ना, वो लोग सबसे ज्यादा समाज का नुकसान करते हैं। उनको लगता है कि वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन काम सही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्राह्मणों ने विभाजन हम लोगों में कर दिया, इन्होंने और विभाजन कर दिया। ब्राह्मणों ने जातियों में किया, इन्होंने संगठनों में कर दिया। हमारा समाज जाति में बांटा हुआ है और संगठनों में बटा हुआ है। जो परिस्थितियां आपको बताई जा रही, इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जिस व्यवस्था के विरोध में हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं पिछले 45 साल से, तो ये तैयारी देशव्यापी होनी चाहिए, क्योंकि देशव्यापी समस्या है तो देशव्यापी संगठन होना चाहिए। पूर्व शर्त है, समस्या देशव्यापी, संगठन देशव्यापी। समस्या 6243 जातियों की,
तो आपके आंदोलन में 6243 जातियों के लोग होने चाहिए। अगर कोई एक भी जाति छूट गई तो प्रतिक्रांति हो सकती है, आपके विरोध में वो जाति जुलूस निकाल सकती है रोड पर। इसलिए हर जाति का प्रतिनिधि आपके आंदोलन में होना चाहिए। ये तैयारी पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं, 45 साल से कर रहे हैं। मैं 16 साल से काम कर रहा हूं, और मैं भी कोई 10वीं 12वीं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं। मैं भी कहीं पर नौकरी कर रहा था, 2006 से काम कर रहा हूं, फुल टाइमर बनकर काम कर रहा हूं। बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। 1984 में तो वामन मेश्राम साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी, असिस्टेंट टेक्नीशियन थे BSNL में। काशीराम साहब तो जनरल मैनेजर थे, क्या काशीराम साहब तो मैनेजर थे डिफेंस में। बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन के लिए, मिशन के लिए जिंदगी लगाए हैं, काम कर रहे हैं, ताकि इस मूल निवासी बहुजन समाज को इकट्ठा किया जाए। जिंदगी में कुछ चीजें गांठ बांधकर हम लोगों को अपने जहन में रखनी होगी। समस्या राष्ट्रव्यापी है, संगठन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। समस्या 6243 जातियों की है, संगठन भी 6243 जातियों को जोड़ने वाला होना चाहिए। साथियों, विचारधारा से सिर्फ लोगों को जोड़ा जा सकता है। अगर बड़ा परिवर्तन अगर लाना है तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। इस देश में अगर बड़ा परिवर्तन लाना है तो हमें संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। इसीलिए ब्राह्मण जो खुद विदेशी है और संख्या में अल्पसंख्य है, वो हमारे लोगों के दिमाग में बिठाया। क्या बिठाया? मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, हमारे दिमाग में बिठाया। तो आपको सवाल अगर पूछूं, मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था बनाई? जाति व्यवस्था मुसलमानों ने बनाई?